कहावत है कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। पीस ब्रोकर की दुहाई देने वाले पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। ईरान अमेरिका खुद फोन पर बात कर रहे हैं। ईरान के साथ बातचीत को ट्रंप ने बेहतर बताया। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर 90 मिनट से ज़्यादा वक्त तक बातचीत की, जिसमें ईरान समेत वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बातचीत को पाकिस्तान के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ईरान जंग में मध्यस्थ बना पाकिस्तान से अमेरिका और ईरान दोनों ने किनारा कर लिया है। वहीं पाकिस्तान को मध्यस्थता की कोशिश के एवज में कुछ हासिल नहीं हुआ। अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर है, लेकिन पीस टॉक पर अभी भी बर्फ जमी है। अमेरिका लगातार ईरान से बातचीत कर युद्ध खत्म करने की कोशिश में है। ट्रंप बातचीत के साथ दबाव की पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, लेकिन ईरान पीछे हटने के मूड में नहीं है, क्योंकि इनरिच्ड यूरेनियम और हॉर्मुज पर सस्पेंस बरकरार है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब अमेरिका पाकिस्तान में बातचीत करने के बजाय ईरान से फ़ोन पर बातचीत करने पर जोर दे रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ बातचीत पहले से कहीं बेहतर हुई है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बात हुई है। दोनों नेताओं में फ़ोन पर करीब 1.5 घंटे तक बातचीत चली। क्रेमलिन ने इस वार्ता को दोस्ताना और कारगर बताया है। बातचीत के दौरान ईरान समेत कई ग्लोबल मसलों पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी मॉस्को दौरा कर चुके हैं। इसलिए भी ट्रंप और पुतिन की बातचीत की अहमियत बढ़ गई है। लेकिन ट्रंप ईरान पर प्रेशर बनाए हुए हैं। उन्होंने साफ कहा कि जब तक ईरान परमाणु हथियार न रखने पर सहमत नहीं होता, तब तक कोई समझौता नहीं होगा। More with 18-hour flights every time we want to see a piece of paper. We're doing it telephonically, and it's very nice. I make a call, or I have my people make a call, and you know the answer. I always like face-to-face. I consider it better. But when you have to fly 18 hours every time you want to have a meeting, you know they're going to give you a piece of paper that you don't like before you even leave. It's ridiculous. They've come a long way. The question is whether or not they're going to go far enough. So at this moment, there will never be a deal unless they agree that there will be no nuclear weapons. ऐसे में सबसे अहम सवाल ये है कि ट्रंप अगर ईरान से सीधी बातचीत को अहमियत दे रहे हैं, तो साफ है कि पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका से अब करीब करीब आउट हो गया है। इतना ही नहीं, ईरान ने भी अमेरिकी पोस्टमैन पाकिस्तान पर भरोसा करने से साफ इनकार कर दिया है। ईरानी सांसद इब्राहिम रेजाई का कहना है कि पाकिस्तान मध्यस्थ के रूप में भरोसा खो चुका है। वो अमेरिका के आगे झुका है। पाकिस्तान एक अच्छा मित्र और पड़ोसी है, पर भरोसे की कमी के कारण वो बातचीत के लिए उपयुक्त मध्यस्थ नहीं है। शहबाज और असीम मुनीर अमेरिका के खिलाफ कोई ठोस रुख अपनाने से भी बचते हैं। ऐसे में पाकिस्तान का मध्यस्थ का गेम ओवर हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान को दो टूक कह दिया है कि वह ईरान के साथ कहीं पर भी, इस्लामाबाद में भी नहीं, कोई बातचीत नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि अगर ईरान को बातचीत करनी है तो ईरान फ़ोन करे। ऐसा प्रतीत होता है कि पर्दे के पीछे ईरान के कुछ राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ जो हैं वो अमेरिका के साथ फ़ोन पर बात कर रहे हैं। भले ईरान को लेकर ट्रंप और पुतिन में बातचीत हुई, इस बातचीत में पुतिन ने ईरान के इनरिच्ड यूरेनियम को अपने पास रखने की पेशकश की। इस वक्त ईरान के पास 970 पाउंड इनरिच्ड यूरेनियम के भंडार हैं। इस पर ट्रंप ने कहा कि पुतिन हमारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप ने पुतिन के प्रस्ताव को सीधे खारिज करने के बजाय यूक्रेन के मसले पर बात को डाइवर्ट कर दिया। मतलब साफ है कि ट्रंप एनरिच्ड यूरेनियम के मसले पर कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं है। ईरान ने जो प्रपोज किया है, जो कि राष्ट्रपति पुतिन भी मान चुके हैं, कि इस संवर्धित यूरेनियम को रशिया को सौंप दिया जाए और रशिया उसको ईरान की प्रॉपर्टी समझकर अपने पास रखेगा। डोनाल्ड ट्रंप अभी तक अपनी जिद पर अड़े हैं कि ये 400 किलो से ज़्यादा जो संवर्धित यूरेनियम है, ये ईरान अमेरिका को सौंप दे।
बहरहाल पीस टॉक में अब भी पेच है, लेकिन इतना तय है कि पाकिस्तान अब सीन से बाहर है। दलाली के 2 दौर की बातचीत असफल होने से पाकिस्तान अब चौराहे पर खड़ा है। पाकिस्तान कंगाली में कटोरा लेकर खड़ा है। पाकिस्तान की हालत यह है कि पश्चिम एशिया में ईरान अमेरिका तनाव की वजह से वहाँ ईंधन संकट की स्थिति पैदा हो गई है। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने कहा कि देश के पास महज 1 दिन का पेट्रोल बचा है। वो यूएई से भी तेल नहीं खरीद पा रहा क्योंकि वहाँ कच्चे तेल की कीमतें $170 पहुँच चुकी है। ऐसे में आपको बता दें कि पाकिस्तान में हर रोज़ पेट्रोल और डीजल की खपत करीब 4.8 लाख बैरल है, जिसमें पेट्रोल करीब 2.4 लाख बैरल और डीजल करीब 1.83 लाख बैरल प्रतिदिन इस्तेमाल होता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में महज 5 दिनों का एलपीजी बचा है। हॉर्मुज से सप्लाई बंद होने से पाकिस्तान की हालत बेहद खराब है। हर तरफ हाहाकार मचा है। पाकिस्तान में बिजली की मांग करीब 22,000 मेगावाट है, जबकि सप्लाई महज 15,400 मेगावाट के आसपास बनी हुई है, जिससे ग्रामीण इलाकों में 8 से 16 घंटे और शहरों में 3 से 8 घंटे तक की लोड शेडिंग हो रही है। पाकिस्तान में अप्रैल के आखिरी हफ्ते में मुद्रास्फीति यानी महंगाई दर 11.50% पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, अप्रैल खत्म हो रहा है और पाकिस्तान को यूएई को $2 अरब का कर्ज भी चुकाना है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की हालत खस्ता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में भूखमरी के हालात हैं। 11 मिलियन यानी करीब 1 करोड़ 10 लाख लोग भूख से बिलख रहे हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने यूएन की एक रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक 93 लाख लोग संकट की स्थिति में हैं और 17 लाख लोग भोजन न मिलने से इमरजेंसी की स्थिति में, जो अकाल के बाद सबसे गंभीर कैटेगरी है। मुश्किल में घिरे पाकिस्तान के हुक्मरानों को कुछ नहीं सूझ रहा है। ऐसी हालत में अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि उनकी टीम कभी इस्लामाबाद में नहीं आएगी, इससे पाकिस्तान को जाहिर बात है थोड़ा तो धक्का लगा है। उसकी जो एक अंतर्राष्ट्रीय छवि थी कि वह एक बड़ा लीडर बन रहा है, मुस्लिम देशों में अग्रणी रोल अदा कर रहा है, कुवैत, बहरीन, सऊदी, तुर्की जैसा महान बनने वाला है, उस इमेज को थोड़ा धक्का लगा है। तो इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल शशि अस्थाना जी जुड़े हुए हैं और मेरे साथ थोड़ी ही देर में सज्जाद बुखारी, वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान के, वो जुड़ेंगे। जनरल अस्थाना, पाकिस्तान अब इस बातचीत से, मीडिएटर की मध्यस्थ की भूमिका से अब कंप्लीटली आउट है, आपको लगता है ऐसा? देखिए, ऐसा है कि ये सिचुएशंस चेंज होती रहती हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि बैक चैनल से बातचीत हो रही है अमेरिका और ईरान के बीच में। पहले भी हो रही थी, अभी भी हो रही है, और मेरा अपना मानना है कि ये बातचीत चलती रहेगी। जहां तक ईरान को भरोसा करना है पाकिस्तान पे, मुझे नहीं लगता कि पहले भी उनको भरोसा था और अभी भी आगे भी उनको भरोसा होगा, क्योंकि पाकिस्तान की डिपेंडेंस अमेरिका के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, इकोनॉमिक डिपेंडेंस है काफ़ी ज़्यादा। और अगर उन्हें आईएमएफ से लोन चाहिए, जो भी उनकी इस समय माली हालत है, तो बिना अमेरिका की सपोर्ट के उनको आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और बाकी ये जो संस्थान हैं, इनसे लोन नहीं मिल पाएगा। तीसरी चीज ये है कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए, कि अगर कभी भी उन्हें ईरान में कुछ करना पड़ता है तो लॉजिस्टिक सपोर्ट पूरा का पूरा पाकिस्तान के थ्रू, कराची के थ्रू ही हो सकता है। पहले भी जब अफगानिस्तान में ऑपरेशन हुआ था तो भी पाकिस्तान के थ्रू हो सकता है। तो इन सब कारणों से लोकेशन बातचीत की पाकिस्तान मानी गई, और पाकिस्तान का जो रोल है, क्योंकि पाकिस्तान का जो उस समय मैसेज पास करने का रोल है, क्योंकि जो एक मध्यस्थता का रोल है उसमें ये होता है कि अगर आपके पास दोनों की तरफ कोई लीवरेज है, तो लीवरेज वाली कहानी नहीं है इस केस में। तो लीवरेज तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी थी पहले भी, और जो ये सिलेक्शन हुआ था उस लोकेशन का, वो इसलिए नहीं हुआ कि पाकिस्तान के पास कोई लीवरेज है। तो इस चीज को अगर हम ध्यान करें तो अब ऐसा माना जा रहा है कि देखो, बातचीत तो हो रही है, आगे हो सकता है हालात बिगड़े, हो सकता है हालात सुधरे,
लेकिन दोनों हालतों में ऐसी भी चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि शायद फिर कहीं मिलना पड़े, और मिलने के लिए फिर अगर लोकेशन पाकिस्तान सही बैठती है तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में मुलाकात नहीं हो सकता है बाद में फिर मुलाकात हो। जहां तक आपने कमेंट्री में बताया पाकिस्तान की माली हालत के बारे में, ये तो मुझे लगता है कि सभी को पता है, और पाकिस्तान के जो कमेंटेटर हैं वो बेहतर इस पे ऊपर कमेंट कर पाएंगे। लेकिन ये है कि परेशानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से सभी को हो रही है। पेट्रोल गैस की कीमत और किल्लत जो है वो है और रहेगी जब तक ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलता नहीं है। और जाहिर है कि ऐसे देश जिनके पास रिजर्व्स कम हैं उनको इसकी तकलीफ ज्यादा भुगतनी पड़ेगी, और उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और जो बड़े देश हैं जैसे चीन है, चीन के पास में ऑप्शंस हैं, रशिया से डायरेक्ट उनका पेट्रोल आ रहा है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज से भी पेट्रोल आ रहा है, तो उनके पास ऑप्शंस हैं। उसी मुताबिक जापान वगैरह ने, कोरिया वगैरह ने, इन्होंने अपने रिजर्व्स काफी हद तक काफी ज्यादा रखे हुए हैं। लेकिन जो बाकी के देश हैं, ग्लोबल साउथ के देश माने जाते हैं, जिनकी रिजर्व कैपेसिटी इतनी नहीं है, जाहिर है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से उन्हें काफी परेशानी होगी। मुझे ये भी समझाइए कि आपको पता है पाकिस्तान में जब दूसरे दौर की बातचीत नहीं हो पाई, अमेरिका ने अपने दूतों को नहीं भेजा, सिर्फ ईरान आकर चला गया। उसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ओमान गए, ओमान से वो रशिया गए, और अब डोनाल्ड ट्रंप जो है व्लादिमीर पुतिन से लंबी बातचीत कर रहे हैं 90 मिनट की। तो आपको क्या लगता है, क्या ये घटनाक्रम महत्वपूर्ण है? देखिए, कोशिश दोनों तरफ से पूरी की जा रही है क्योंकि दोनों ही फंसे हुए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप इसलिए फंसे हुए हैं कि देखिए, अगर वो ईरान की बात मान जाएं, वो भी उनके लिए मुश्किल है। मिड टर्म इलेक्शन में वो उसको मान के तो आगे बढ़ नहीं सकते। उसको पूरी तरीके से नकार दें और लड़ाई की तरफ चल दें, वो भी मुश्किल है, क्योंकि जितनी बम्बार्डमेंट उन्होंने करनी थी कर दी। ग्राउंड ऑपरेशन फेवरेबल है नहीं, उसकी रिस्क बहुत ज्यादा है। तो ये सब चीजों को देखते हुए उन्हें भी अभी बाहर निकलने का कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा है। तो वो भी सबसे बात कर रहे हैं, ईरान भी सबसे बात कर रहा है। और ईरान के और अमेरिका के लिए, दोनों के लिए एक और विडंबना है कि जो गल्फ के देश हैं, ईरान ने गल्फ के देशों को टारगेट बनाया, क्योंकि अमेरिका को डायरेक्ट तो मार नहीं सकता, उतनी मारी दूरी के मार करने वाले हथियार उसके पास नहीं है। तो उन्होंने अमेरिकी बेसेस जो हैं इनमें, वहां पर उनको टारगेट पड़ा है, तो थोड़ी सी उनके साथ भी नाराजगी है, उसे भी वो दूर करना चाहेंगे। जहां तक अमेरिका है, उसे भी अपना वर्चस्व गल्फ देशों के ऊपर और ये भरोसा गल्फ देशों के ऊपर जो धीरे धीरे उठ रहा है कि आप उनकी सुरक्षा कर भी पाएंगे या नहीं, वो भी बरकरार रखनी है। तो वो भी सबसे बात करने में लगे हुए हैं। तो एक तरीके से ये बातचीत का दौर, एग्रेसिव डिप्लोमेसी की कहानी है, बैक चैनल डिप्लोमेसी, ये चल रही है और ये चलेगी। और जहां तक औचित्य का सवाल है, जाहिर है कि जब तक ये दोनों थोड़ी थोड़ी अपनी डिमांड्स को कम नहीं करेंगे और जमीन पे नहीं लाएंगे, तब तक ये कुछ नहीं होगा। अगर दोनों ही अपनी नाक नीची नहीं करना चाहते, तो दोनों ही वेट कर रहे हैं कि कौन पहले ब्लिंक करेगा या कौन पहले झुकेगा थोड़ा और किसी रीजनेबल डिमांड पे आएगा। उसके बाद ही मुझे लगता है कि कुछ आगे बातचीत होगी। ठीक है, मैं सीधा सज्जाद बुखारी जी के पास चलता हूं। सज्जाद बुखारी जी, ईरान के सांसद ने कहा है कि पाकिस्तान और हम में भरोसे की कमी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक इस्लामी बिरादर मुल्क जो आपका पड़ोसी है, आप में और उसमें भरोसे की कमी कैसे हो गई? क्या आप अमेरिका के सिर्फ पिट्ठू बन के रह गए? बहुत शुक्रिया जी। आदाब अर्ज है। वो कहते हैं जंगल में जब शिकार होता है तो शेर जब अपना शिकार खा रहा होता है या जब उसको दबोच देता है तो आसपास गिद्ध बैठे हुए होते हैं। वो इस इंतजार में होता है कि शेर जाए तो गिद्ध आकर जो है वो अपनी वारदात डाले और वो फिर थोड़ा बहुत अपना वहां से अपनी खुराक का बंदोबस्त करे। तो आपकी मिसाल इस वक्त उस गिद्ध की है कि शेर अपना शिकार कर रहा है, शेर जो है उसने झपटा मारा हुआ है, अब गिद्ध इंतजार में बैठे हैं और अरे भाई, हम तो शेर है सज्जाद बुखारी जी। मुझे लग रहा था आज मैं आपसे झगड़ूंगा नहीं, पर आप अपनी बातों से जो है वो इतर ही नहीं होते हैं। अरे भाई, रॉयल बंगाल टाइगर तो भारत में पाया जाता है, पाकिस्तान में थोड़ी होता है। असल शेर तो हम हैं, आप तो गीदड़ हैं, गिद्ध भी नहीं। वो दुमकटा शेर है, वो दुमकटा शेर है और प्लास्टिकी शेर है, क्योंकि वो भाग गया था। और आपको पता है मार्कायात में वो ऐसा भागा था कि अबू को कहा था कि आओ बचाओ, वरना ये पाकिस्तान जो है वो ढुकाई से बाज नहीं आ रहा। और आप अपनी दुम छुपाते फिर रहे हैं अभी तक।
आपको आपको जब बुलाता हूं ना तो मुझे लगता है कि कॉमेडी शो शुरू हो गया पाकिस्तान से मेरे दोस्त आएंगे सज्जाद बुखारी और एक के बाद एक कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जो लतीफे यानी जोक से कम नहीं होगी। आपका सवाल ही ऐसा होगा, आप इस तरह की भांड तजिए सुनना चाहते हैं, आप इस तरह का भांड किस्म का सवाल आप करते हैं। आपको किसने कह दिया कि हमारे दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट है? किसने आपको, कौन सी झंडू अरे कहानी भाई, आप ईरान सुनकर के सांसद ने यहाँ पे कहा, आए मैंने मेरे थोड़ी भाई? कहा भाई। रेजी नाम के उनके सांसद है, उन्होंने कहा कि ईरान और पाकिस्तान के बीच ट्रस्ट डेफिसिट है। मैंने नहीं कहा, मेरी बात मेरे सुने। मुंह में मत डालिए शब्द। कालीबाफ ने 2 दिन कबल जो है अली बागिर कालीबाफ जो कि स्पीकर है उनके पार्लियामेंट के, उन्होंने शदीद अल्फाज में इस तरह की झंडू कहानियां और अपनी मर्जी की और मंशा पर मबनी जो इस तरह की स्टेटमेंट है उसको रद्द कर दिया है। और आपके हवाले से जो है मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि आप इस वक्त यतीमी के दोराहे पे खड़े हैं। आप न ईरान के हुए धोबी का कुत्ता, न घर का, न घाट का। आप कहाँ हैं? आप सब चीजों को छोड़े। आप ये ये तो हम बताएं, पाकिस्तान के लिए भारत, कहते ओ हैं। भाई शाइनिंग इंडिया, ओ भाई चौथी बड़ी ताकत। आप तो इस टाइम पे जो है चूहे की तरह किसी बिल में छुपे हुए हैं। कहाँ हैं आपके नरेंद्र मोदी? कहाँ हैं आपके जनाब जयशंकर? वो बड़े बड़े आप आके भाषण देते थे, ईरान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, एक मिनट रुकिए, आपके जो है वो जाया हो- ये जरा दिखाइए ग्राफिक प्लेट। इब्राहिम रेजाई ने क्या कहा, जो सांसद है, इनको पढ़ के सुना देते हैं सज्जाद बुखारी को, तो इनको कान में तेल नहीं डालना पड़ेगा। दिखाइए इब्राहिम। पाकिस्तान मध्यस्थ के रूप में भरोसा खो चुका है, ये कह रहे ईरान के सांसद इब्राहिम रेजाई। वो अमेरिका के आगे झुका है। पाकिस्तान एक अच्छा मित्र और पड़ोसी है, पर भरोसे की कमी है और इसीलिए वो बातचीत के लिए उपयुक्त मध्यस्थ नहीं है। इब्राहिम रेजाई, सांसद ईरान। अब क्या कहेंगे सज्जाद बुखारी? मेरे भाई, मुझे किसी रिकग्नाइज किसी टूल से, किसी जरीदे का और किसी बैनुल अक़वामी उसका बताएं जो रिकग्नाइज हुई। तो आपका indian.com.झूठ.इंडिया की खबर है जो आप चला रहे हैं। ये तो हम पाकिस्तान के लिए बोलते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं, आप कोई सही खबर दें। मैं आप हमेशा जो है भांड किस्म के तज्जिए जो है झूठ.com, ये तो सज्जाद बुखारी पाकिस्तान चलाता है। झूठ.com, 100% झूठ.com। अरे आपकी औकात क्या थी 1947 के पहले? हमारे ही बिरादर थे। आपकी ठुकाई कर कर जो है हमने अपना मुल्क आजाद किया है। अच्छा, आजाद आपको कर लिया। तंदूर में डालकर। अच्छा, हमने आजाद। 2 नेशन थ्योरी के तहत जो है आपसे आजादी हासिल की है। आपने तो जो है जम्मू कश्मीर में भी कब्जा किया हुआ है। नहीं, आपने वो कहा तो किया अभी हुआ तो है। वो भी जम्मू लेना है कश्मीर तो हमने आपसे। हमारा है, हमने वहां से 370 भी हटा दिए और आपको बड़ा दर्द हुआ। लेकिन मैं फालतू की बकवास में नहीं पढ़ना चाहता हूं। मैं सीधे मेजर जनरल अस्थाना के फालतू पास का चलता सवाल हूं। होगा, फालतू की जनरल बात अस्थाना, होगी। जो ऐसे सवाल जनरल करेंगे अस्थाना, वैसी मुझे खबर ये होगी। बताइए कि क्या अमेरिका इनरिच यूरेनियम रशिया के पास रखने पे राजी हो जाएगा? क्योंकि रशिया ने इस तरह का प्रस्ताव दिया है। रशिया ने प्रस्ताव दिया है, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका राजी होगा। कारण ये है क्योंकि ये जो एनरिच्ड यूरेनियम है, ये सबसे पहले तो ईरान ही नहीं देगा, किसी को भी नहीं देगा। ईरान ही राजी नहीं होगा, बाकी तो दूर की बात है। कारण क्या है कि ये जो मॉडल है ये पहले अप्लाई कर चुके हैं। अगर लीबिया का आप याद रखें तो लीबिया में ये बातचीत हुई थी। अमेरिका ने उनको भरोसा दिलाया कि जी आप ये सब छोड़ दीजिए और जो है हम आपकी देखभाल करेंगे, हम आपको न्यूक्लियर जो पावर है उसका सब हर चीज़ हम सप्लाई करेंगे। लेकिन उसके बाद में जब ये गोदाफी मान गए, उसके बाद में आप देख जानते हैं कि गोदाफी के साथ क्या हुआ था। ये सब ईरान को मालूम है। इसलिए ईरान उस एनरिच्ड यूरेनियम को जो इतनी उन्होंने मुश्किल से एनरिच किया है, मुझे नहीं लगता कि वो किसी को भी देंगे। तो आईआरजीसी अभी वहां पर कंट्रोल में है और आईआरजीसी के कंट्रोल होते होते मुझे नहीं लगता कि वो दोनों में से किसी को भी देंगे। और एनरिच्ड यूरेनियम जो है ये मुझे नहीं लगता कि ईरान कभी भी मानेगा। जो मानेगा ईरान वो वही मानेगा कि हाँ जी मैं न्यूक्लियर बम नहीं बनाऊंगा। उसमें ईरान बोल रहा है 20 साल नहीं, ईरान बोल रहा है कि मैं 5 साल तक इस बात को हम स्थगित करने के लिए तैयार हूं। और जैसा मुझे मेरी जानकारी है, और अमेरिका कह रहा है 20 साल। तो जो बैक चैनल नेगोशिएशन है उसमें ये 5 साल 20 साल की कुछ स्टोरी चल रही है। लेकिन उस स्टोरी में
जो ये न्यूक्लियर जो एनरिच्ड फ्यूल है जो 440 केजी है, उसमें ईरान ने साफ मना कर दिया है कि नहीं, मैं कहीं नहीं देने वाला इसको। मैं चाहे रूस हो चाहे अमेरिका हो, मैं किसी को भी नहीं दूंगा। ऐसा ऐसा ऐसी मेरी जानकारी है। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, अब ऑप्शन क्या है? आप कह रहे हैं कि हो सकता है मध्यस्थ के तौर पर अगर जगह की जरूरत लगे तो इस्लामाबाद टॉक्स एक बार फिर से हो जाएं, लेकिन आपको अब क्या लगता है? आपको लगता है कि हाल जल्दी ही कोई इसका रास्ता निकल जाएगा, या ये कॉन्फ्लिक्ट या इकोनॉमिक ब्लॉकेट कहें, होर्मुज का रुकना कहें, ये लंबे वक्त तक जारी रहेगा? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प के कुर्सी पे होते हुए ये कहना कि आगे आगे क्या होगा थोड़ा सा डाउटफुल इसलिए हो जाता है क्योंकि उनके जो जिसे बोलते हैं ना, रेटोरिक बहुत ज्यादा है। तो उस हालत में ये है कि देखिए, जो एनालिसिस जो है मेरे हिसाब से, जो अगर मैं मिलिट्री एनालिसिस करूं तो उसके मुताबिक बम वर्षा करने से तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। जो कुछ बाहर था वो उड़ गया ऑलरेडी। जो कुछ टनल्स के अंदर है और पहाड़ के अंदर है वो उड़ेगा नहीं। उसको चाहे जितना मर्जी आप फायरिंग कर लो। अब अगर आप बम वर्षा करते हैं तो सिर्फ सिविलियंस मरेंगे, पुल उड़ेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ेगा। और ईरान भी के पास भी ये ऑप्शन है, वो भी और ऐसा कर सकता है, लोगों के पानी प्लांट उड़ा सकता है, और रेड सी बंद कर सकता है और केबल्स काट सकता है। ये भी ऑप्शन है ईरान के पास में। तो और ज्योग्राफी कुछ इस तरीके से डेवलप्ड है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प कभी एक दिन उनको लगता है कि नहीं नहीं, मैं अभी और ज्यादा शक्ति प्रदर्शन करता हूं और मैं कुछ कर देता हूं। अगले दिन लगता है कि नहीं यार, ये करने से रिस्क हो जाएगी और मैं हार जाऊंगा। तो ये उनके दिमाग में चल रहा है। जहां तक बातचीत का सवाल है, बातचीत में जो गाड़ी इधर फंसी हुई है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को लगता है कि जो पुरानी ईरान डील थी जो डेमोक्रेट्स ने कराई थी, उसके मुताबिक ईरान उस समय भी मान गया था कि मैं न्यूक्लियर बम नहीं बनाऊंगा। तो सिर्फ ये मानना कि मैं न्यूक्लियर बम नहीं बनाऊंगा, और ये अगर वो मान जाते हैं तो उन्हें लगता है कि सिर्फ ये जेसीपीओ के तरह हो जाएगा जो पुरानी ईरान डील है, और उससे मुझे वोट नहीं मिलेंगे और मैं हार जाऊंगा मिड टर्म इलेक्शन। तो उन्हें ये कुछ चाहिए उससे ज्यादा। अब उससे ज्यादा में वो कोशिश कर रहे हैं कि एनरिच्ड यूरेनियम या तो ये मेरे को दे दें या ये बात मान जाए। अच्छा, अगर वो बोलते हैं कि जी आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दीजिए, वो तो पहले भी खुला हुआ था, तो उससे भी जो है उनका इलेक्शन में पलड़ा भारी नहीं होता। तो अब वो इस चीज को नाप रहे हैं कि अगर मैं वो सिर्फ उतना ही लेके जाता हूं अमेरिकी जनता के पास जो डेमोक्रेट्स पहले ईरान डील में ले गए थे, तब तो मेरा कोई गुजारा नहीं है। मुझे उससे कुछ ज्यादा चाहिए। तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि चाहे डरा के, धमका के, बातचीत करके, बहला फुसला के, किसी भी तरीके से मैं उससे कुछ ज्यादा ले पाऊं, ताकि मैं कुछ ऐसा कह पाऊं अपनी जनता को कि मैंने ये कर दिया। और जितने भी वो ट्वीट निकाल रहे हैं, इसके दो मतलब हैं। एक तो जो बाकी की दुनिया के लिए या जो ईरान को वो धमकाना चाह रहे हैं। दूसरा इसका मतलब होता है वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को भी कुछ मैसेज दे रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ा, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, वगैरह वगैरह। तो ये असमंजस की स्थिति है। मेरा अपना मानना है कि बातचीत होगी चाहे कैसे भी हो, और कुछ ना कुछ समय। ईरान की भी हालत खराब अच्छी नहीं है, उनकी भी इकोनॉमिक हालत काफी खस्ता है, काफी नुकसान हो चुका है, और ये ब्लॉकेड जो है उससे काफी मुसीबत हो रही है उन्हें भी। तो मुझे लगता है कि ये दोनों वेट कर रहे हैं कि कौन पहले पलक झपकाए। जिसकी पलक पहले झपकेगी वही शायद थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। और बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप इस तरीके से बोलते भी हैं कि नहीं, अभी उनकी हालत बहुत खराब है, लेकिन हालत तो अमेरिका की भी बहुत खराब है। तो दोनों साइड से ये सिचुएशन ऐसी चल रही है। और उसी मुताबिक अगर आप देखें, दूसरी इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जैसे चीन का तेल रुका पड़ा है, चीन कुछ नहीं बोल रहा, कोई बड़ी चीज नहीं बोल रहा है, निंदा तो सब कर रहे हैं, लेकिन चीन को यह लग रहा है कि देखो, इन दोनों की जो क्या कहते हैं लिमिट है टॉलरेंस की, वो मेरे से पहले चली जाएगी। मेरे पास बहुत रिजर्व है, मेरा रूस से डायरेक्ट आ रहा है पेट्रोल भी, और मेरे पास जो सेंट्रल एशियन कंट्री से भी आ रहा है। तो उसके पास अपना वक्त है। तो उसे ये लग रहा है कि यार इनको पहले अपनी बस करने दो, जब इनकी बस हो जाएगी उसके बाद मैं सोचूंगा आगे क्या करना है। और एक कहावत है ना कि अगर आपका जो प्रतिद्वंदी है अगर गलतियां कर रहा है तो उसको और गलती करने दो। तो उन्हें लग रहा है कि इस समय प्रेसिडेंट ट्रंप गलतियां करे जा रहे हैं, गलती पे गलती, तो करने दो, क्यों रोकना है उनको। वो कमजोर हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। रूस को फायदा हो रहा है कि भाई पेट्रोल का दाम बढ़ा तो उनकी तो इनकम बढ़ रही है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि पूरा वर्ल्ड भी कुछ ज्यादा हल्ला नहीं कर रहा है इसके ऊपर।
ठीक है, यहीं पर रुकेंगे। जनरल साना दीपक जी। आपका, सज्जाद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते एक बात कहना चाहूँगा, हमारे एक मेहमान स्मोकिंग करते हुए दिखे स्क्रीन के ऊपर, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये कहना चाहूँगा कि धूम्रपान सेहत के लिए बेहद हानिकारक है।